गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है, जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। समाजवादी पार्टी का भविष्य नहीं रह गया। कोई भी चुनाव लड़के देख ले। जब लेफ्ट और ममता जी एक साथ बैठ सकते तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बैठ सकती? जब तक वो आपके पास नहीं है तब तक वो भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के सारे वाद खत्म हो जाते हैं। कैलेंडर पर बदलती हुई तारीखों के साथ लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और इसी वजह से लोकसभा चुनाव की आहट देख हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लग गया है। लेकिन सबको पता है कि लोकसभा का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है और इस वजह से उत्तर प्रदेश में क्या होगा राजनीतिक समीकरण और कैसे चुनाव की हो रही है तैयारी, जरा समझते हैं। एक तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घटक दलों को बुला करके एक बैठक की और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी, तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता के लिए 26 दल बेंगलुरु में इकट्ठा हुए और किस तरह से 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देनी है उसकी एक रूपरेखा तय की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 64 सीटें मिली थी। वहीं सपा बसपा गठबंधन को 15 और कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई थी। लेकिन इस बार जो माहौल है वो कुछ अलग है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी बढ़ा रही है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी विपक्ष के उस खेमे में शामिल हो रही है जो कि विपक्षी एकता दिखाने के लिए मोदी सरकार को हराने के लिए बेंगलुरु में बैठक कर रहा है। गोरखपुर और आसपास में निषाद पार्टी का एक अच्छा खासा प्रभाव है। इस वजह से बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी से गठबंधन किया था। इसके अलावा बनारस और इलाहाबाद के बीच में जो इलाका पड़ता है वहां पर अपना दल सोनीलाल पटेल ग्रुप का एक प्रभाव है और 2014 से ही अपना दल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है। लेकिन जो पूर्वांचल का एक हिस्सा है जिसमें मऊ, गाजीपुर, बलिया ये सारे जिले आते हैं, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव अच्छा था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर 2017 में बीजेपी के साथ थे, पर 2 साल बाद 2019 में वो बीजेपी से अलग हो गए। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी गठबंधन में शामिल होने के बाद उन्होंने क्या कहा, जरा उन्हें सुनिए। लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का भविष्य नहीं रह गया। लोकसभा चुनाव में कोई भी चुनाव लड़के देख ले, कहाँ जीतेगा कौन, चाहे पूर्वांचल हो, मध्यांचल हो, हरित प्रदेश हो, चाहे बुंदेलखंड, कहाँ जीती। थोड़ा कमजोर हालत में थे, सरकार से बाहर थे, लेकिन सरकार में होने के बाद ताकत और मिलेगी तो हमारे लोग, उनको न्याय मिलेगा, जाएंगे तो अब उनको भी ऊर्जा मिलेगी। ये जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल का अच्छा खासा प्रभाव है। जयंत चौधरी इस वक्त समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है। पिछले साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार जयंत को लेकर के तमाम तरह की अटकलें हैं। कहा जा रहा है कि जयंत को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। चर्चा ये भी है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम तरह की चर्चाओं के बावजूद राष्ट्रीय लोकदल का दावा है कि वो विपक्षी एकता की जो कोशिश है उस कोशिश में शामिल है और इसी वजह से जयंत चौधरी बेंगलुरु में हैं। तो उनकी पार्टी के प्रवक्ता अनुपम मिश्रा क्या कहते हैं, जरा उन्हें सुनिए। देखिए, अगर जयंत जी को विपक्ष के साथ नहीं आना होता तो वो बेंगलुरु की मीटिंग में नहीं होते। प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि जब अगर वो सत्ता में है, सरकार के मुखिया हैं और अगर वो ये कहते हैं कि विपक्ष में भ्रष्टाचारी हैं या घोटालेबाज हैं, तो उनके पास हर मशीनरी है, उसका उपयोग वो करें और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजें।
लेकिन ये दुख की बात है और बड़ा खेद का विषय है कि सरकार का मुखिया इस तरीके के आरोप लगाए और जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं उनको उसके बाद में अपनी पार्टी ज्वाइन कराते हैं और उप मुख्यमंत्री जैसे पद दे देते हैं। तो जनता तो ये देख रही है और 2024 में इस पर हिसाब बराबर करेगी। विपक्षी एकता से सरकार में घबराहट होती है और बहुत वाजिब है वो होना। इस वजह से इस तरीके के र्यूमर्स बनाए जा रहे हैं। हमारा समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस है वो इंटैक्ट है और हम बल्कि कोशिश हम सब लोग ये भी कर रहे हैं कि और भी जो इस तरीके की समान विचारधारा वाले राजनीतिक दल हैं वो भी साथ आएँ। 2014, 2017, 2019 और 2022 के 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव इस बार कुछ अच्छे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। 2 चुनावों में अखिलेश यादव ने कई बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए। 2017 में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया तो 2019 में असंभव को संभव करते हुए समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से गठबंधन किया। 2022 में सपा ने छोटे दलों को साथ लिया लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। इसलिए इस बार जो विपक्षी एकता है उस एकता में अखिलेश यादव भी एक वो मोती हैं जो मोती माला बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? क्या वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से 2017 में गठबंधन कर चुनाव लड़ने के बाद सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया था, इस बार क्या दोनों मिल करके चुनाव लड़ पाएंगे? जरा सपा प्रवक्ता को सुनिए। जिस तरीके से विपक्ष आया है एक प्लेटफॉर्म पे, ये एक स्वागत योग्य रहा है। उत्तर प्रदेश में ये बात माननीय अखिलेश यादव ने बार बार बोली कि कहीं ना कहीं जिस स्टेट में जो लोग प्रभावी तरीके से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं तो उनको वो वहाँ पे मौका दिया जाए कि उस जगह पे उस गठबंधन को वो लीड करें। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो धुर विरोधी है, या ये कह सकते हैं कि शायद कांग्रेस को समाप्त करने के बाद भी आम आदमी पार्टी आई, लेकिन आज वो एक टेबल पे बैठ गए हैं। जब वो वहाँ बैठ सकते हैं, जब लेफ्ट और ममता जी एक साथ बैठ सकते हैं, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बैठ सकती है? जब आपका विजन बड़ा हो, जब आप विजन देश के लिए लड़ने जा रहे हैं, तो आपको छोटे छोटे चीज़ें हटानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव से ज़्यादा गठबंधन को निभाना शायद ही किसी नेता को आता हो। बीजेपी गठबंधन को उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 2014 में 73 सीटें हासिल हुई तो 2019 के चुनाव में भी 64 सीटें हासिल हो गई। अब इस बार 2024 में बीजेपी 80 की 80 जीतने का टारगेट लेके चल रही है। वो विपक्षी एकता को नकारते हुए दावा कर रही है कि बीजेपी और उसके गठबंधन में जो सहयोगी हैं वो इस बार सभी सीटें जीत लेंगे, और इसी वजह से बेंगलुरु में हो रही बैठक को लेकर बीजेपी तंज कर रही है। जरा सुनिए बीजेपी ने क्या कहा। तमाम प्रयासों के बाद यूपीए उल्टा पुल्टा अलायंस आखिरकार टूट ही गया, विसर्जित हो गया। ये शोक का समय है विपक्ष के लिए कि वो अपना यूपीए अलायंस बचा नहीं पाया। अब एक नए प्रकार का अलायंस बना करके उसका नामकरण किया है और नामकरण में भी धोखा देने का प्रयास किया है। ठीक वैसे ही जैसे गांधी नाम रख करके कोशिश ये की गई थी कि महात्मा गांधी की जो विरासत है उसका लाभ उठाया जाएगा, लेकिन जनता इस भ्रम को समझ गई और गांधी नाम का कोई लाभ उनको मिल नहीं पा रहा है। इसी तरह से इंडिया नाम रख करके कोशिश तो करेंगे, लेकिन जनता इनके इस भ्रमजाल में आने वाली नहीं है। और कांग्रेस पार्टी तो आज पूरी तरह से अपने आप को पीएम पद की रेस से भी बाहर करने को तैयार हो गई है, क्योंकि वो जानती है कि पीएम पद पर जैसे ही दावा ठोकेगी वैसे ही उनका ये अलायंस पूरी तरह से खंड खंड टूट जाएगा। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में कौन कितना जीतेगा, किसको कितनी फतह मिलेगी, ये तो अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जाहिर है कि जो लोकसभा का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, और जो यूपी जीतेगा उसकी संभावना केंद्र में सरकार बनाने की ज़्यादा बन जाती है। इस वजह से बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है, तो विपक्ष इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हरा करके उसकी राह मुश्किल करने की कोशिश कर रही है। और इसी वजह से सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में लगी हैं। क्या होगा क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी में अब उसके सहयोगियों की संख्या बढ़ी है। बीजेपी के साथ अपना दल के अलावा निषाद पार्टी भी है और सुभाष पा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी है। वहीं अखिलेश यादव इस वक्त जयंत चौधरी और अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन में है। बीएसपी ने पत्ते नहीं खोले हैं। बीएसपी किसके साथ जाएगी, क्या अकेले चुनाव लड़ेगी, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शायद सिर्फ मायावती जी ही दे सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी जिसके संबंध सपा से अच्छे नहीं हैं, क्या वो सपा के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ पाएगी? इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब मैं और प्रशांत ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल
उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है वो आपके सामने पेश करने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश का माहौल पेश करने की कोशिश की। तो इस तरह से जो राजनीति में हो रहा है और जो राजनीति में हो सकता है, इन सारी चीज़ों को आपके सामने लाएंगे। फिलहाल देखते रहिए द लर्निंग टॉप।